हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झा सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगा टिंडल प्रभाव। पिछली वीडियो में मैंने ब्राउनी गति के बारे में बताया था। इस वीडियो में टिंडल प्रभाव और उससे आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो हम लिख लेते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये आपका टिंडल प्रभाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है पढ़ेंगे। जब किसी प्रकाश पुंज को किसी वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी प्रकाश पुंज को किसी वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। संपूर्ण विलयन कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अब टिंडल प्रभाव के बारे में और जानेंगे, परंतु सन 1859 में टिंडल नामक वैज्ञानिक टिंडल ने देखा कि जब किसी तीव्र प्रकाश पुंज को मेन डेफिनेशन आपकी ये है, जो यहाँ से शुरू हो रही है, ये आपकी मेन डेफिनेशन है। पर तीव्र प्रकाश पुंज को कोलोइडी विलयन किसी कोलोइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज का मार्ग प्रकीर्ण के कारण प्रदीप्त हो जाता है। प्रदीप्त
हो जाता है। तथा अंधेरे में एक चमकते हुए शंकु की तरह दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव को एक बार शुरू से पढ़ेंगे। जब किसी प्रकाश पुंज को किसी वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। परंतु ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। परंतु 1869 में टिंडल ने देखा कि जब किसी प्रकाश पुंज को किसी कोलॉइड विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज का मार्ग प्रकीर्णन के कारण प्रदीप्त दिखाई देता है तथा अंधेरे में एक चमकते हुए शंकु की तरह दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हम टिंडल प्रभाव का पहले चित्र बनाएंगे। पहले हम एक पात्र बनाएंगे, उसमें हम भरेंगे कोलॉइडी विलयन। यहाँ हम एक ये प्रकाश पुंज इधर से आएगा। काय करे आवाज न्यू टकरा रहा हुआ जी, तुम पैसे म्यूट है जाओ। टिंडल प्रभाव का ऐसा चित्र बनेगा। किसी प्रकाश पुंज को एक कोलॉइडी विलयन भरे हुए एक पात्र से गुजारा जाएगा तो वो उसमें एक टिंडल जो शंकु बन जाएगा, उसे हम टिंडल शंकु कहेंगे। टिंडल प्रभाव हमारा इतना, टिंडल प्रभाव ये हमारा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या होता है? कोलॉइडी विलयन के कणों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होता है। कोलॉइडी कण जो होते हैं उन पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होता है। अतः कोलॉइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेशित कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं तथा इलेक्ट्रोडों पर आवेशहीन होकर आपेक्षित हो जाते हैं। कोलॉइडी कणों के इस प्रकार के गमन को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इसे भी आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट: धनावेशित कोलॉइडी कण कैथोड की ओर गमन करते हैं और ऋणावेशित कोलॉइडी कण एनोड की ओर गमन करते हैं। और जो धनावेशित कोलॉइडी कण होते हैं जो कैथोड की ओर गमन करते हैं, उसे हम धन
कण संचलन कहते हैं, और जो एनोड की ओर जो गमन करते हैं ऋणावेशित कोलॉइडी कण, उसे हम ऋण कण संचलन कहते हैं। हम इसका चित्र बनाएंगे। पहले एक हम वो लेंगे, इस पे हम एक यू आकार की नली बांध देंगे। सॉरी, ऐसे हम ये ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो। ठीक, अब इसमें यहाँ धातु की छड़ इसमें से ऐसे डाल दी जाएगी। ये धातु की छड़ है। ठीक, ये जो तार निकला है ये प्लस एनोड है, और जो तार निकला है ये हमारा माइनस कैथोड है। और इसके पास जो जो कण है इन्हें हम कहेंगे स्कंदित कोलॉइडी कण। इन्हें हम स्कंदित कोलॉइडी कण कहेंगे। और जो ये है, ये हमारे कोलॉइडी कण है जो कैथोड से एनोड की ओर गमन कर रहे हैं। कैथोड से एनोड की ओर गमन कर रहे हैं। इसमें जो कोलॉइडी विलयन है वो हमारा AS2S3 सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल भरा हुआ है। और जो ये कण हैं इन्हें कोलॉइडी कण कहेंगे। इन्हें कोलॉइडी कण कहेंगे। और ये जो ट्यूब है इसे हम ये बंधी हुई है इस ट्यूब से, यानी कि ये एक टोंटी का कार्य करेगी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे वैद्युत कण संचलन। इसे ही हम वैद्युत कण संचलन कहेंगे। ये आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण संचलन। अगली हेडिंग है स्कंदन। स्कंदन, तो स्कंदन क्या होता है? वैद्युत अपघट्य द्वारा कोलॉइडी विलयन में परक्षिप्त प्रावस्था के अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन क्या है? वैद्युत अपघट्य द्वारा कोलॉइडी विलयन में परक्षिप्त प्रावस्था के अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण रक्त
एक ऋण आवेशित रक्त एक ऋण आवेशित कोलॉइडी विलयन है। FeCl3 या किसी फिटकरी के संपर्क में आने पर फिटकरी का सूत्र क्या होता है, आपको पता है? यदि आपको फिटकरी का सूत्र अगर पता हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, यदि आपको फिटकरी का सूत्र पता होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, संपर्क में आने पर रक्त विद्युत उदासीन हो जाता है। विद्युत उदासीन हो जाता है और इसका स्कंदन हो जाता है। जिसके कारण रक्त बहना बंद हो जाता है। सिंपली बात है, यदि आप कहीं कट जाएं या कोई खरोंच वगैरह का निशान लग जाए तो वहाँ अगर रक्त आ रहा है, बार बार आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो हमें फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। हम जैसे ही हम फिटकरी उस पर लगाएंगे तो रक्त विद्युत उदासीन हो जाता है। रक्त कैसा हो जाता है? विद्युत उदासीन हो जाता है और इसका स्कंदन हो जाता है, जिस कारण रक्त बहना रुक जाता है। अब FeCl3 जो फेरिक क्लोराइड है वह भी इसी का कार्य करती है कि अगर फेरिक क्लोराइड को रक्त बहने की जगह पर लगा दो तो रक्त का स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको फिटकरी का सूत्र पता हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं फिटकरी का सूत्र क्या होता है। स्कंदन आपका हो गया। अब है हार्डी-सुलजे नियम। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या लिखेंगे? हार्डी-सुलजे नियम। हार्डी-सुलजे नियम। हार्डी-सुलजे नियम ये आपका इम्पोर्टेंट है टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे हार्डी-सुलजे ने कोलॉइडी विलयन के स्कंदन का विस्तृत अध्ययन करके एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इसे हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। किसी विद्युत अपघट्य
यदि हार्डी-सुलजे का नियम आए तो आप सिंपली ये लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं, किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उसमें उपस्थित सक्रिय आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। ये हार्डी-सुलजे का नियम है। किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उसमें उपस्थित सक्रिय आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। इसे हम हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। यह लिखेंगे, विद्युत अपघट्य में उपस्थित सक्रिय आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उसमें उपस्थित सक्रिय आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्य में उपस्थित सक्रिय आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अब यहां लिखेंगे उदाहरण के लिए, लिखेंगे ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड सोल के लिए सक्रिय आयन विद्युत अपघट्य के धनायन होंगे यदि इसके लिए NaCl, BaCl, AlCl3 व SnCl4 आदि विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाए तो इसकी स्कंदन शक्ति बढ़ते हुए क्रम में
निम्न प्रकार होगी। इनकी हम यदि इन वैद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाए तो इनकी स्कंदन शक्ति बढ़ते हुए क्रम में होगी। तो Na पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव। ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। अब हो गया Sn4 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। ये हो गया घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ज़्यादा वीडियोस के लिए झा सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको कुछ भी समस्या आती है वीडियो में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।